कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। और आज शायद वैश्विक शांति और सहयोग के लिए नए तरीकों की, नए आविष्कारों की सख्त ज़रूरत है। नमस्कार, आज की इस खास पड़ताल में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में सुधारों की। ये क्यों इतने ज़रूरी हो गए हैं, क्या चुनौतियां हैं इनके सामने, और क्या समाधान हो सकते हैं। देखिए, हम सब देख रहे हैं कि दुनिया भर में संघर्ष द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आज शायद सबसे ऊंचे स्तर पर हैं। 2024 के ही आंकड़े लें तो करीब 2,33,000 जाने गईं और 12 करोड़ लोग, मतलब 120 मिलियन लोग विस्थापित हुए हैं। ये हालात संयुक्त राष्ट्र की सीमाओं पर, उसकी प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं, है ना। हमारा मिशन है इस पूरे मुद्दे को गहराई से समझना। ये चर्चा खासकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए और उन सभी के लिए जो वैश्विक मामलों में रुचि रखते हैं, काफी अहम हो सकती है। और हमारी ये बातचीत इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक विश्लेषण पर आधारित है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यूएन की कुछ कामयाबियों को याद करना भी जरूरी है ताकि हम चुनौतियों को सही नजरिए से देख सकें। हाँ, बिल्कुल, ये जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र ने कई महत्वपूर्ण काम किए हैं, इसमें कोई शक नहीं। मिसाल के तौर पर जलवायु परिवर्तन पर नेतृत्व। 2015 का जो पेरिस समझौता हुआ, उसमें यूएन की भूमिका बहुत अहम थी। और जलवायु लक्ष्यों पर दुनिया को साथ लाना। हाँ, वो तो है। और खाद्य सुरक्षा, WFP का काम तो जबरदस्त है। बिल्कुल, विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP वो दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सहायता एजेंसी है, लाखों लोगों तक खाना पहुंचाती है। फिर संघर्ष के बाद देशों को दोबारा खड़ा करने में मदद। UNDP जैसी एजेंसियां हैं जिन्होंने लाइबेरिया जैसे देशों में शासन, बिजनेस शुरू करने में, बुनियादी ढांचा को बनाने में मदद की है। और शांति स्थापना, पीस कीपिंग मिशंस। हाँ, हालांकि उन पर सवाल उठते हैं, लेकिन दक्षिण सूडान जैसे मुश्किल इलाकों में शांति बहाल करने में मदद तो की है। और मानवाधिकारों को बढ़ावा देना, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UDHR और मानवाधिकार परिषद के जरिए भेदभाव और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना, ये सब यूएन की देन है एक तरह से। ठीक है, तो अगर इतनी उपलब्धियां हैं तो फिर आज इतने सवाल क्यों? संयुक्त राष्ट्र की प्रभावशीलता कम क्यों लग रही है? यहाँ से बात थोड़ी पेचीदा होती है। हाँ, होती है। इसकी कई वजह हैं और ये आज जो दुनिया में उथल-पुथल मची है उसमें साफ दिखती हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि दुनिया भर में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, 56 युद्ध चल रहे हैं, जिनमें 92 देश शामिल हैं, उनको रोकने या सुलझाने में यूएन ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा। रूस यूक्रेन को देख लीजिए या इजराइल हमास संघर्ष, यूएन का असर बहुत सीमित रहा है। और शांति और सुरक्षा लागू करने की जो उसकी जिम्मेदारी है, उसमें भी कमजोरी दिख रही है। हाँ, बिल्कुल, वो साफ है। जैसा आपने शुरू में बताया, 2024 में युद्ध और उत्पीड़न से इतनी मौतें हुई, इतने लोग बेघर हुए, ये दिखाता है कि सिस्टम काम नहीं कर रहा। एक और दिक्कत है कि यूएन पीस कीपिंग के लिए सदस्य देशों पर निर्भर है कि वो सैनिक भेजें। वो अपनी मर्जी से भेजते हैं। इससे कई बार बहुत देर हो जाती है, जैसे रवांडा नरसंहार में हुआ था। और वो प्रतिबंधों वाली बात, सैंक्शंस। हाँ, प्रतिबंध लगाना एक टूल है, पर कई बार इसका असर सरकारों से ज्यादा आम लोगों पर पड़ जाता है। 1990s के दशक में इराक में ऐसा ही हुआ था। मानवीय संकट भी तो बढ़ रहे हैं। यमन, सूडान, नाइजीरिया, वहाँ स्थिति बहुत खराब है। बिल्कुल, इन जगहों पर बड़े पैमाने पर मानवीय संकट है और यूएन की प्रतिक्रिया अक्सर नाकाफी लगती है। फंड्स की कमी भी रहती है। और आर्थिक और पर्यावरणीय असर भी तो है। 2023 में लड़ाइयों से दुनिया की अर्थव्यवस्था को लगभग 19.3 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। और सोचिए, सेनाओं की गतिविधियों से जो प्रदूषण होता है, करीब 5.5% वैश्विक उत्सर्जन, उसे अक्सर जलवायु समझौतों से बाहर रखा जाता है। और वो ढांचा जो 1945 में बना था, वो अब काम नहीं कर रहा शायद। ये एक बहुत ही बुनियादी और बड़ा मुद्दा है। 1945 की दुनिया अलग थी, आज अलग है। खासकर सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, और उसमें जो 5 स्थायी सदस्य हैं, P5, और उनके पास जो वीटो का अधिकार है। हाँ, वीटो पावर। वो किसी भी प्रस्ताव को रोक सकते हैं। ये निष्पक्ष और जरूरी कार्रवाई में सबसे बड़ी रुकावट है। और भारत, ब्राजील, जर्मनी, जापान जैसे देश इसके स्थायी सदस्य नहीं है। ये भी तो आज की हकीकत से मेल नहीं खाता। शक्ति का संतुलन बिगड़ा हुआ है। और इसी बीच क्वाड, ब्रिक्स, G7, G20, ये सब नए ग्रुप्स भी तो बन गए हैं और ज्यादा सक्रिय हो रहे हैं। सही कहा। ये जो छोटे ग्रुप्स हैं, जिन्हें मिलनीलैटरल फोरम कहते हैं, इनका महत्व बढ़ रहा है। ये एक तरह से यूएन के उस विचार को चुनौती देते हैं जहां सब देश मिलकर फैसले लें।
और फंड्स की कमी तो हमेशा से रही है। हाँ, फंड्स की कमी एक लगातार बनी रहने वाली समस्या है। सदस्य देश, खासकर बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, अपना हिस्सा देने में देर करती हैं या कटौती कर देती हैं। जैसे अमेरिका ने हाल ही में UNRWA, जो फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए UN एजेंसी है, उसकी फंडिंग कम कर दी। तो मतलब साफ है कि बदलाव तो चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या सुझाव सुझाए जा रहे हैं? हाँ, देखिए, सुधारों के कई दिलचस्प और महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। सबसे पहले तो वीटो शक्ति, इसमें सुधार की बात हो रही है। जैसे एक ऐसा पैनल बने जो निष्पक्ष हो और वीटो के इस्तेमाल को परखे, या फिर महासभा को 2/3 बहुमत से वीटो को ओवरराइड करने की शक्ति मिले। और कुछ खास मामलों में वीटो पर रोक। हाँ, जैसे नरसंहार या मानवता के खिलाफ अपराध जैसे मामलों में वीटो इस्तेमाल ही ना हो पाए। फ्रांस और मेक्सिको ने ऐसा एक प्रस्ताव भी दिया था। सुरक्षा परिषद का विस्तार, ये मांग तो भारत लंबे समय से कर रहा है। बिल्कुल, स्थायी और अस्थायी दोनों तरह के सदस्यों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है। भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, जापान, इनको स्थायी सदस्य बनाने की बात जोरों पर है। और एक और दिलचस्प सुझाव है कि जलवायु परिवर्तन से जो देश सबसे ज्यादा खतरे में है, जैसे प्रशांत के छोटे द्वीप देश, उनके लिए रोटेटिंग सीटें हों। ये तो काफी अहम सुझाव हैं। और फंडिंग और जवाबदेही के मुद्दों पर क्या? फंडिंग के लिए कुछ ऑटोमेटिक तरीके सोचे जा रहे हैं, या फिर वैश्विक स्तर पर टैक्स लगाने की बात हो रही है, जैसे अरबपतियों पर टैक्स या कार्बन टैक्स। जवाबदेही के लिए संघर्ष से होने वाले प्रदूषण, खासकर सेनाओं के कार्बन उत्सर्जन की रिपोर्टिंग अनिवार्य करने का सुझाव है UNFCCC के तहत। और फैसले निष्पक्ष हों इसके लिए? हाँ, युद्ध अपराधों के लिए सार्वभौमिक क्षेत्राधिकार हो, मतलब कहीं भी मुकदमा चल सके। और फैसलों में भेदभाव कम करने के लिए अज्ञानता के पर्दे जैसी तकनीक अपनाने का सुझाव है, जहां फैसला लेने वाले को ये पता ना हो कि इसका असर किस पर पड़ेगा। एक स्वतंत्र नैतिक पैनल की भी बात है। और क्षेत्रीय संगठनों जैसे अफ्रीकन यूनियन या आसियान, इनके साथ साझेदारी बढ़ाने की बात भी है। हाँ, बिल्कुल, AU, EU, आसियान जैसे क्षेत्रीय संगठनों के साथ मिलकर काम करना, साझेदारी को मजबूत करना, ये भी सुधारों का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है। तो संक्षेप में कहें तो संयुक्त राष्ट्र को अगर आज की इस जटिल दुनिया में प्रासंगिक और प्रभावी बने रहना है, तो ये सुधार बहुत जरूरी लगते हैं। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें, तो ये सिर्फ कुछ नियमों में बदलाव की बात नहीं है। ये सुधार एक ज्यादा शांत, ज्यादा न्यायपूर्ण और ज्यादा टिकाऊ दुनिया बनाने के लिए जरूरी है। ये उस वैश्विक सहयोग की भावना को फिर से जगाने की कोशिश है जिसके लिए UN बना था। आज की इस चर्चा के आखिर में मैं सभी सुनने वालों के लिए, खासकर UPSC अभ्यर्थियों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। सोचेगा जरूर, क्या आज का जो ये तनाव भरा भू राजनीतिक माहौल है, जहां बड़ी ताकतों के बीच खींचतान इतनी बढ़ गई है, क्या ऐसे में संयुक्त राष्ट्र में इतने बड़े ढांचागत सुधार वाकई मुमकिन है? या फिर हमें छोटे, धीरे धीरे होने वाले बदलावों पर ही ध्यान देना होगा, जो शायद ज्यादा यथार्थवादी लगें? अगर आपको ये चर्चा जानकारीपूर्ण लगी, उपयोगी लगी, तो इसे लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके जो भी सवाल या विचार हों वो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। हम जल्दी एक और अहम विषय की गहरी पड़ताल के साथ वापस आएंगे। धन्यवाद।